हाँ दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों आज हम लोग बहुत ही शानदार ज़बरदस्त टॉपिक को देखने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है यंग का व्यतिकरण संबंधी द्विक रेखा छिद्र प्रयोग। तो एक वैज्ञानिक थे यंग ने, उन्होंने व्यतिकरण संबंधी जो प्रयोग किया हुआ था, आज हम लोगों को उसी के विषय में बहुत ही अच्छे से समझना है और एकदम मज़ा आ जाएगा। बस बढ़िया से आप लोग पूरी क्लास को अगर शिद्दत के साथ देखेंगे तो आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी बढ़िया से। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को कि यंग ने व्यतिकरण संबंधी द्विक रेखा छिद्र प्रयोग में क्या क्या प्रयोग किया था और कैसे प्रयोग किया था। आज हम लोग उसी के विषय में प्रकाश डालते हैं। तो व्यतिकरण भाई सबको पता है व्यतिकरण होता है क्या। हमने पिछली 2 क्लास से आपको व्यतिकरण के विषय में बताया है। समपोषी व्यतिकरण क्या होता है, विनाशी व्यतिकरण क्या होता है, कहाँ पे तीव्रता अधिकतम होगी समपोषी व्यतिकरण बनेगा, जब तीव्रता न्यूनतम होगी विनाशी व्यतिकरण बनेगा। इन सभी के बारे में हमने डिटेल से पढ़ाया हुआ है। अगर आप नए हैं तो आप पहले 1 और 2 वीडियो को आप बढ़िया से देखिए। उसके बाद जब आप इस चीज़ को देखेंगे ना तो आपको बढ़िया समझ में आएगा। अगर ऐसे आप देखेंगे हो सकता है थोड़ा सा आपको इधर उधर समझ में आए, थोड़ा कम आए, लेकिन अगर जब आप शुरू से देखेंगे पार्ट 1 पार्ट 2 तब जाके आपको बहुत ही बढ़िया से क्लियर होने वाला है। ठीक है। तो अब देखिए भाई यंग के सामने ये यंग के सामने क्या, अगर हम लोग भी प्रैक्टिकल करते शायद तो हम लोग के सामने भी दिक्कत आता कि एक स्रोत है। जैसे मान चलो ये कोई हमारा बल्ब है, एक बल्ब है और ये दूसरा बल्ब है। तो 2 बल्ब है और बल्बों से जो प्रकाश निकलती है तरंगों के रूप में निकलती है, तरंगों के रूप में प्रकाश निकल रहा है। तो यंग ने देखा कि अगर कोई 2 स्रोत हैं उनसे निकलने वाली जो तरंगे होती हैं, उन तरंगों की जो आवृत्ति होती है वह आवृत्ति क्या होती है, अलग अलग होती है। आवृत्ति क्या होती है, अलग अलग होती है। अलग अलग प्रकाश स्रोत से निकलने वाली जो तरंगे होती हैं उन तरंगों की आवृत्ति अलग अलग होती है। तो व्यतिकरण के लिए हमने इससे पहले क्लास में बताया है, व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्त, और व्यतिकरण तभी हो पाएगा जब जो प्रकाश तरंगे निकल रही हैं उनकी आवृत्ति बराबर होनी चाहिए। अगर आवृत्ति बराबर नहीं है तो वहाँ पे व्यतिकरण नहीं हो सकता है। तो व्यतिकरण तभी हो पाएगा जब प्रकाश स्रोतों से निकलने वाली जो तरंगों की आवृत्ति है वह क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो देखा गया कि अगर 2 प्रकाश स्रोत हैं उनसे निकलने वाली जो तरंगे हैं उनकी आवृत्ति तो बराबर हो ही नहीं रही है, किसी भी केस में बराबर हो ही नहीं रही थी। अब वैज्ञानिक जो यंग थे उनके दिमाग में कुछ खटका, उन्होंने सोचा भाई हमें तो बराबर तो आवृत्ति करनी है। तो उन्होंने यहाँ पे जो प्रयोग किया हुआ है वह गजब का प्रयोग था। उन्होंने क्या किया कि कोई एक प्रकाश स्रोत से 2 प्रकाश स्रोत बना दिया। एक प्रकाश स्रोत से 2 प्रकाश स्रोत बना दिया। अब एक प्रकाश स्रोत से 2 प्रकाश स्रोत कैसे बनाया इस पे जरा देखते हैं। ये कोई प्रकाश स्रोत है, मान लेते हैं ये प्रकाश स्रोत ऐसा प्रकाश स्रोत है कि इससे एक वर्णीय प्रकाश किरणें निकल रही है। एक वर्णीय प्रकाश स्रोत कह सकते हैं। ये क्या है, एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है, एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है ये। अब ये एक वर्णीय प्रकाश स्रोत एक रेखाछेद बनाया, उस पर ये आपतित हुई। अब जब आपतित होती है तो इनसे जो तरंगे निकलती हैं, इनसे जो तरंगे निकलती हैं भाई आपको पता है तरंगे जो चलती हैं इस तरीके से तरंग चल रही है, ऐसे ऐसे तरंग चल रही है। ये श्रृंग और ये गर्त, ये श्रृंग ये गर्त, मतलब श्रृंग और गर्त के रूप में चलती हैं। तो तरंगे यश पर पड़ती हैं। यश पर पड़ने के पश्चात श्रृंग, ये श्रृंग हो गया, ये गर्त हो गया, श्रृंग हो गया, फिर गर्त हो गया। हमने केवल श्रृंग गर्त श्रृंग बनाया हुआ है, बाकी और नहीं बनाया। इस तरीके से तरंगे जो है श्रृंग और गर्त के रूप में आगे बढ़ती हैं। जो प्रकाश स्रोत यहाँ से पे पड़ा यहाँ पे अब यहाँ जो तरंगे निकल रही हैं वह तरंगे श्रृंग और गर्त के रूप में आगे बढ़ रही हैं। अब अभी तो एक प्रकाश स्रोत है आपका। अब इस एक प्रकाश स्रोत से यहाँ पे बन गया 2 प्रकाश स्रोत। मतलब उन्होंने क्या किया, एक कोई गत्ता ले लिया, उस गत्ते में 2 रेखा छिद्र महीन छिद्र बना दिया और महीन छिद्र में यश1 और यश2। अब यश1 और यश2 जब बना दिया तो उन्होंने देखा कि अब यश से निकलने वाली इस पर तरंगे जो है समान कला में आपतित हो रही हैं और इनकी आवृत्ति क्या हो रही है, सेम हो रही है। आवृत्ति क्या हो रही है, सेम हो रही है। इसका मतलब है कि यंग ने जो चाहा था, जो चाहते थे कि हमें 2 प्रकाश स्रोत ऐसे मिले जिनकी आवृत्ति क्या हो, सेम हो, वह आवृत्ति उनको सेम तब मिली जब इसी प्रकाश स्रोत से उन्होंने 2 प्रकाश स्रोत बना दिया। इस प्रकाश स्रोत से जब 2 प्रकाश स्रोत बनाए तब उनको जो है इन प्रकाश स्रोतों की आवृत्ति क्या मिल गई, सेम मिल गई।
अब इनकी अगर आवृत्ति सेम है तो ये तरंगे अध्यारोपित होती हैं माध्यम में। अध्यारोपित जब होती हैं तो कुछ बिंदुओं पर इनकी तीव्रता अधिकतम होती है और कुछ बिंदुओं पर इनकी तीव्रता न्यूनतम होती है। तब जाके ये पर्दा होता है, उस पर्दे पर एकांतर क्रम में दीप्त और आदीप्त फ्रिंजें मिलती हैं। क्या मिलती हैं? दीप्त और आदीप्त फ्रिंजें मिलती हैं। दीप्त और आदीप्त फ्रिंजें मिलती हैं। इन्हीं दीप्त और आदित्य फ्रिंजों को हम लोग क्या कहते हैं? व्यतिकरण प्रतिरूप कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यतिकरण प्रतिरूप कहते हैं। तो अब जब ये माध्यम में अध्यारोपित होती हैं तो ये तरंगा मतलब ये तरंगों के रूप में चल रही हैं। तो ये हो गया इसका श्रृंग, ये हो गया इसका गर्त। जहाँ पे श्रृंग श्रृंग मिल जाए, जहाँ पे गर्त गर्त मिल जाए, वहाँ पे तीव्रता अधिकतम होती है। तो ये जो फिगर है, ये फिगर आपको हो सकता है देखने में थोड़ा सा लग रहा होगा पतन कैसे बन गया ना। तो आपको बनाने के लिए देखो मैं बता रहा हूँ भाई आपको बनाना कैसे है। इस फिगर को अपनी कॉपी में आप लोग बनाओगे कैसे? तो स्टार्टिंग का तो इधर का तो आपको क्लियर, इस पर कोई दिक्कत तो है नहीं। अब इस वाले फिगर को आपको बनाने के लिए आपको करना क्या है? यहाँ पे एक रेखाछेद S1 बनाना है, एक रेखाछेद आपको S2 बनाना है। ठीक है। अब आप प्रकार लीजिए, प्रकार से कुछ डिस्टेंस लेकर के आप इसको एक ऐसा बनाइए, इसको हम लोग नाम देंगे श्रृंग। जितनी डिस्टेंस पे ये रहेगा वही डिस्टेंस ये भी आप रखिए, इसको आप कहोगे श्रृंग। फिर कुछ डिस्टेंस बढ़ाइए और उस डिस्टेंस से आप डॉट डॉट लाइन लेकर के बनाइए, इसको आप कहेंगे गर्त। फिर वही डिस्टेंस से आप यहाँ पर लेकर के ऐसे डॉट डॉट बनाएंगे तो ये आपका बन गया गर्त। तो प्रकाश तरंगे श्रृंग और गर्त के रूप में चल रही हैं। ये श्रृंग हो गया, ये गर्त हो गया। फिर कुछ डिस्टेंस बढ़ाइए, फिर आपका ये क्या आ गया? श्रृंग आ गया। फिर यहाँ से आपका क्या आ गया? श्रृंग आ गया। फिर ये क्या आ जाएगा? गर्त आ जाएगा। देखो ये क्या है? गर्त है। फिर यहाँ से भी आप ऐसे गर्त निकालोगे, ये गर्त हो गया। फिर क्या है? फिर श्रृंग है। फिर क्या है? फिर श्रृंग है, यहाँ वाला श्रृंग। फिर यहाँ वाला गर्त, फिर यहाँ वाला गर्त, फिर यहाँ वाला श्रृंग, फिर यहाँ वाला श्रृंग, फिर यहाँ वाला ऐसे ऐसे गर्त, फिर यहाँ वाला ऐसे ऐसे गर्त। जब आप ऐसे बनाएंगे ना, वो डिस्टेंस आपकी समान समान लेंगे। यहाँ पे मैं डिस्टेंस समान समान लेके नहीं बनाया, बस ऐसे केवल बना दिया हूँ। तो जब डिस्टेंस आप समान लेके बनाएंगे तब आपको होगा क्या कि जैसे देखो यहाँ पे ये क्या है? दोनों का श्रृंग मिल गया, ठीक ना। और यहाँ पे आप देख रहे हैं दोनों का गर्त मिला हुआ है। तो कुछ ऐसे प्लेसेस मिलेंगे जहाँ पे आपको सीधे क्रम में या तो आपका श्रृंग श्रृंग मिलेगा, या तो आपका श्रृंग श्रृंग मिलेगा सीधे एकदम लाइन में, या तो आपका गर्त गर्त मिलेगा, ठीक ना। सीधी एकदम लाइन में या तो आपका श्रृंग श्रृंग मिलेगा या तो आपका गर्त गर्त मिलेगा। जहाँ पे ऐसा मिल जाए वहाँ पे हम लोग कहते हैं हमें दीप्त फ्रिंज मिल रहा है। क्या मिल रहा है? दीप्त फ्रिंज मिल रहा है। और जहाँ जहाँ पे हमारा श्रृंग गर्त से मिल जाए, श्रृंग गर्त से मिल जाए, तो वहाँ पे हमारा क्या बनेगा? आदीप्त बनेगा। क्या बनेगा? आदीप्त बनेगा। तो ये काम आपको कर लेना है ना कि इस तरीके से आप डिस्टेंस लेकर के ऐसे ऐसे आपको काट करके बनाएंगे तो आपको श्रृंग श्रृंग मिलेगा या तो गर्त गर्त मिलेगा, और वो भी एक लाइन मिलेगा। जब एक लाइन मिलेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? दीप्त फ्रिंज कहेंगे। और जहाँ पे श्रृंग और गर्त मिलेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? आदीप्त कहेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से आप ये फिगर जब बनाएंगे तो आपको व्यतिकरण फ्रिंजें इस पर्दे पर आपको एकांतर क्रम में मिलती जाएंगी। बाकी रहेगी इसके बारे में थ्योरी लिखने की, तो थ्योरी आप नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा, फिगर आपके लिए पर्याप्त है, ठीक ना। अगर थ्योरी लिखना भी चाहते हो, मैं बोल दे रहा हूँ थ्योरी आप क्यों थ्योरी समझे भाई। जो एक्सपेरिमेंट वाली चीज़ें होती ना उसकी थ्योरी को समझा जाता है, उसकी थ्योरी को रट्टा थोड़ी मारा जाता है। रट्टा मार करके आप थ्योरी को नहीं लिख सकते, उसको चीज़ों को समझिए कैसे कैसे उन्होंने किया, उसको अपनी भाषा में बना करके कॉपी में छाप दीजिए, ठीक ना। चलो भाई इस चीज़ को आप लोग ऐसे बना लेंगे। हाँ तो दोस्तों उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी कि दीप्त फ्रिंज और आदीप्त फ्रिंज कैसे बनता है और आपको फिगर कैसे बनाना है। तो ये चीज़ सब रहा कि यंग ने अपनी व्यतिकरण संबंध में क्या प्रयोग किया हुआ है ना। अब हम लोग इस प्रयोग को ये तो अभी उनका ये प्रयोग था ऐसे, अब हम लोग इसको एक ज्यामितीय आरेख के रूप में बनाते हैं और ज्यामितीय आरेख के रूप में बना करके वहाँ पे हम लोग दीप्त फ्रिंज कहाँ पे बन रहा है, आदीप्त फ्रिंज कहाँ पे बन रहा है, उनकी स्थिति क्या हो रही है, उनकी चौड़ाई क्या हो रही है, इन सभी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करने वाले हैं, ठीक ना। अभी तो ये तो हमने क्या सीखा कि यंग ने अपने व्यतिकरण प्रयोग में कैसे कैसे प्रयोग किया हुआ था, कितने पर्दे लिए हैं आप समझ सकते हैं, 3 पर्दे लिए थे। आपको 3 पर्दे से ना मतलब
ऐसे नहीं याद रखना है 3 पर्दे लिए हैं, 2 रेखाछेद बनाए, ये चीज़ें कैसे कैसे हुई उसको आपको समझना है। ऐसे याद नहीं रखना है ना कि 3 पर्दे 2 छेद, ऐसे नहीं याद कर सकते हो। आपको देखना है कि कैसे कैसे प्रयोग किया गया है, ठीक है। वो सब चीज़ों अगर जब आप समझ लेंगे तो आपको ये सब चीज़ें रट्टा मारने की तो भाई एकदम चीज़ ज़रूरत है ही नहीं है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि वही जो हमें फ्रिंज कितनी दूरी पर बन रहा है और फ्रिंज की स्थिति क्या है, द्वितीय फ्रिंज की स्थिति क्या है, आदित्य फ्रिंज की स्थिति क्या है। अब हम लोग उस चीज़ को ज़रा यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। ये तो हमारा रहा कि ये ज्यामितीय व्यवस्था कह सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं यहाँ से फिगर इसका कैसे बन जाएगा, ठीक है। उस फिगर के माध्यम से हम लोग यहाँ पे निकालने वाले हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पे क्या समझो भाई, आपका यस1 और यस2 कोई 2 रेखा छिद्र है। मान लेते हैं यस1 और यस2 के बीच की जो दूरी है वह क्या है, स्मॉल डी है। हमने ये मान लिया भाई स्मॉल डी क्या है, दोनों रेखा छिद्रों यस1 और यस2 के बीच की दूरी है। इस यस1 और यस2 पर कोई एक प्रकाश स्रोत है यस, इस यस से इस पे प्रकाश की किरणें आ रही हैं, ठीक है। यस से प्रकाश की किरणें इस पर आ रही हैं। हालांकि आपने अभी क्या देखा कि यहाँ पे प्रकाश किरणें तरंगाग्र के रूप में आ रही हैं, श्रृंग और गर्त के रूप में आ रही हैं। तो हमने श्रृंग और गर्त के रूप में ना लेकर के किरण के रूप में ले लिया हुआ है, ठीक। अब इससे क्या है कि इन यस1 और यस2 से कैपिटल डी दूरी पर, यस1 और यस2 से कैपिटल डी दूरी पर एक दूसरा पर्दा होता है, कैपिटल डी दूरी पर एक दूसरा पर्दा होता है जिस पर हमें क्या होता है, विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होता है। जिस पर क्या होता है, विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होता है। ये देखो भाई विवर्तन प्रतिरूप यहाँ प्राप्त हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त हो रहा है, ठीक। ये हमने मान लिया इसका केंद्रीय बिंदु है। अब यस1 से निकलने वाली तरंग यहाँ पे पहुँचती है, यस2 से निकलने वाली तरंग यहाँ पे पहुँचती है। अब यहाँ पे बिंदु हमने कोई माना है P, इस बिंदु P पर हमें दीप्त फ्रिंज मिलेगा या तो अदित फ्रिंज मिलेगा, ठीक है। ये समझ में आ रहा है कि बिंदु P पर हमें या तो दीप्त फ्रिंज मिलेगा या तो अदित फ्रिंज मिलेगा। अब हमने माना कि इस बिंदु P की बिंदु O से जो दूरी है उसको हमने नाम दिया XM। XM दूरी पर माना हमने कि कोई बिंदु है उस पर हमें या दीप्त मिलेगा या तो हमको अदीप्त मिलेगा, ठीक। अच्छा, अगर हम लोग इसके जो केंद्र बिंदु है यहाँ से इसको हमने मान लिया C, ठीक है। अब इस C को अगर हम यहाँ से ऐसे मिला देते, ठीक, मिला दें और मान लें ये वाला जो कोण है वो कोण क्या है, थीटा है। ये कोण हमने क्या मान लिया, थीटा कोण मान लिया। किसका, इस C का बिंदु O से हमने जो कोण माना हुआ है वह कोण हमने क्या माना हुआ है, थीटा माना हुआ है। अब ये हमारा पथांतर, पथांतर मतलब होता है कि तरंग द्वारा चले गए जो तरंग जो चल रही है उससे के पथ में कितने का अंतर है। तो यस1 से जो तरंग चल रही है, यस1 से तरंग यस1 से P तक पहुंची, यस2 से तरंग यस2 से P तक पहुंची। ज़्यादा कौन तरंग चली है, यस2P ज़्यादा चली है, यस1P कम चली है। यस2P कितना ज़्यादा चली है वही क्या कहलाएगा, यस1 और यस2 से चली गई तरंगों का पथांतर। यस2 तरंग कितना ज़्यादा चली है वही हमारा कहलाएगा यस1 और यस2 से चली गई तरंगों का पथांतर। तो पथांतर अगर हम देखें भाई, अगर पथांतर हमें निकालना भी है तो हम लोग क्या करें कि इस यस1 से इस पर एक लंब डाल दें। यस1 से इस पर एक लंब डालेंगे तो अब आपका यहाँ से यस1 से P तक की दूरी और इसको अगर मैं नाम दे दूँ A से P की दूरी, ये दोनों सेम हो गई। तो अंतर कितना आया हमारा, यस2A आया। तो यही यस2A हमारा क्या है, यस1 और यस2 से निकलने वाली द्वितीयक तरंगिकाओं का पथांतर है, द्वितीयक तरंगिकाओं का पथांतर है। और हमने ये वाला कोण भी मान लिया क्या है, थीटा है, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं पहले बाई डेरिवेशन करने के लिए कि यस1 और यस2 से निकलने वाली द्वितीयक तरंगिकाओं का पथांतर यस1 व यस2 से निकलने वाली यस1 व यस2 से निकलने वाली द्वितीयक तरंगिकाओं का पथांतर, द्वितीयक तरंगिकाओं का पथांतर, द्वितीयक तरंगिकाओं का पथांतर क्या फिगर में दिख रहा है, यस2A हो तब S2A बराबर लिख सकते हैं हम लोग यस2P माइनस यस1P। ये तो सामने फिगर में दिख रहा है, यस2P माइनस यस1P, ठीक। चलिए अब अगर हम मान लो आके बात करें भाई त्रिभुज में, ये त्रिभुज देख रहे हो आप PCO, ये त्रिभुज, ये वाला PCO देखो हमने थोड़ा सा को हला दूसरा कलर कर दिया,
ये देखो ये भाई PCO ना, इस त्रिभुज PCO में, त्रिभुज PCO में, त्रिभुज PCO में, त्रिभुज PCO में समझते हैं ये एकदम सीधी लाइन है तो ये वाला कोण हमारा क्या होगा 90 डिग्री होगा। ये कोण है, कोण के सामने की भुजा लंब हो गया, ये आधार कहलाएगा, ये वाला हमारा कोण के सामने भुजा लंब और समकोण के सामने की भुजा कर्ण। ये त्रिभुज में लंब कर्ण आधार पहचानना तो आता है, एकदम इजी चीज़ है भाई। हमने कितनी बार बताया है कि अगर किसी भी त्रिभुज में कुछ पहचानना हो तो अगर आपको ये कोण दिया हो, अगर ये कोण दिया है, कोण के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है। अगर यही आपको ये कोण ना दे करके ये कोण दे देता तब इस कोण के सामने की भुजा ये लंब हो जाता, ठीक ना। अगर ये वाला कोण दिया रहेगा तो ये लंब, ये वाला कोण दिया है तो ये लंब। ये सब बेसिक चीज़ें हैं, ये सब हमने सीखा हुआ है भाई, पहले से हम लोग ये सब जानते हैं ना। तो ये लंब हो गया। तो अब हम लोग देख रहे हैं क्या PCO में, जो PCO में हमें ये लंब पता है यक्ष्यम और ये आधार पता है, आधार क्या है कैपिटल D। लंब और आधार पता है तो कौन सा त्रिकोणमिति यूज करेंगे, tan यूज करेंगे। tan थीटा, tan थीटा बराबर क्या होता है हमारा, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब की जगह पे लिखेंगे यक्ष्यम, आधार की जगह पे लिखेंगे कैपिटल D। ठीक, हमने इसको क्या माना, समीकरण नंबर 1 माना समझने के लिए। और हमें देखो इस वाले त्रिभुज में S1 S2A, जो त्रिभुज हमारा है S1 S2A में, त्रिभुज S1 S2A में, अगर त्रिभुज आप S1 S2A में देखें, जैसे हमने यहाँ पे लंब आधार कर्ण पहचान किया है, यहाँ भी बनता है, एकदम पहचान करते हैं। ये थीटा है, थीटा के सामने भुजा ये लंब हुआ। ये आपका देखो भाई ये 90 डिग्री का है ना, ये लंब डाला गया है तो ये 90 डिग्री का होगा, तो ये भी हमारा 90 डिग्री का होगा। 90 डिग्री है, 90 के सामने भुजा ये क्या हो गया कर्ण। हमें ये दूरी पता है S2A, ये दूरी क्या है स्मॉल d है, तो हमें S2A पथांतर तो भाई हमको चाहिए ही, और ये हमें पता है स्मॉल d। ठीक, यानी हमें लंब पता है और क्या पता है, ये थीटा के सामने भुजा लंब, समकोण के सामने भुजा कर्ण, कर्ण पता है लंब पता है, क्या लगा दें, कर्ण पता है लंब पता है, क्या लगा दें साइन थीटा लगा देते हैं। साइन थीटा, साइन थीटा, साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। लंब की जगह पे क्या लिखते हैं हम लोग S2A, और कर्ण की जगह पे क्या लिखते हैं हम लोग S1 S2, S1 S2। ठीक है, और S2A का मान तो हमें कुछ नहीं पता है, लेकिन S1 S2 का मान क्या पता हमें स्मॉल d पता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब अगर हम लोग मान लें कि साइन थीटा और टेन थीटा, यानी थीटा हमारा बहुत छोटा हो, यदि थीटा बहुत छोटा हो, यदि थीटा बहुत छोटा है, बहुत ही छोटा हो, यदि थीटा बहुत ही छोटा हो, ठीक ना, पता है जब थीटा बहुत छोटा होता है ना तो साइन थीटा हो या टेन थीटा हो उसका मान थीटा के बराबर होता है, लेकिन कास थीटा में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, यदि थीटा बहुत छोटा हो तब क्या होता है, तब जो साइन थीटा होता है बराबर टेन थीटा, साइन थीटा हो चाहे टेन थीटा हो, उसको आप लगभग लिख सकते हो थीटा को। साइन थीटा हो या टेन थीटा हो उसको आप लिख सकते हो थीटा के बराबर। तो यहाँ पे जो साइन थीटा कहाँ गया भाई, यहाँ पे टेन थीटा, यहाँ पे इसकी जगह पे थीटा, इसकी जगह पे थीटा, ठीक ना। तो इसको समीकरण हटाओ भाई। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि टेन थीटा की जगह पे क्या लिख दे थीटा, थीटा बराबर यम बटा कैपिटल D। यहाँ पे साइन थीटा की जगह पे थीटा, थीटा बराबर S2A बटा स्मॉल d। ये लाइन आपको दिख रही कि नहीं भाई, चलो मैं देख लूँ तो S2A अपान स्मॉल d। चलो भाई, ओ स्मॉल d नहीं दिख रहा है ना, चलो मैं इसको यहाँ पे लिख दूँ, ये थीटा बराबर S2A बटा स्मॉल d। ठीक, अब आप लोग क्या देख रहे हो, देख यहाँ पे ये रहे हो कि ये भी थीटा के बराबर, ये भी थीटा के बराबर, मतलब इसको अगर एक पक्ष मानो, एक पक्ष इसको मानो, एक पक्ष आपस में बराबर, दूसरा आपस में बराबर। मैथमेटिकल रूल तो ये कहता है कि अगर एक पक्ष बराबर है ना तो दूसरा भी ना आपस में बराबर होता है। जब दूसरा आपस में बराबर होता है तो हम लोग क्या कह दें भाई, यहाँ पे मैं ये कह दूँ कि यम बटा कैपिटल D बराबर हो जाएगा S2A बटा स्मॉल d। तो यहाँ से S2A बराबर क्या निकल के आया, यम स्मॉल d बटा कैपिटल D, यम स्मॉल d बटा कैपिटल D। तो अगर मैं पूछूं यम क्या है, यम वह डिस्टेंस है जहाँ पे हमें या तो दीप्त फ्रिंज मिलेगा या तो अदीप्त फ्रिंज मिलेगा, लेकिन कोनो ना कोनो जरूर मिलेगा। स्मॉल d क्या है, दोनों सिल्टों कहो या दोनों रेखा छिद्र कहो उनके बीच की दूरियां है। कैपिटल D क्या है, ये वाली और ये वाली दोनों पर्दों के बीच की दूरी है, क्या कह सकते हैं, दोनों पर्दों के बीच की दूरी है। तो यहाँ से हमें S2A क्या निकल के आया,
H2A निकल गया पथांतर। अब पथांतर हम लोग दीप्त के लिए निकालें तो दीप्त फ्रिंज की स्थिति आएगा। अगर यही पथांतर आदीप्त वाला लगा दें तो हमें अदीप्त फ्रिंज की स्थिति निकल के आएगा। ठीक है, तो यहाँ से अब हम लोग क्या करते हैं, पथांतर का सूत्र लगाते हैं। ठीक ना, पथांतर का सूत्र लगाते हैं तो पहले जब पथांतर का सूत्र कौन सा लगाएं, दीप्त वाला लगाएं तो दीप्त की स्थिति निकल के आएगा, अदीप्त वाला लगाएं तो अदीप्त की स्थिति निकल के आएगा। तो दीप्त फ्रिंज की स्थिति, दीप्त फ्रिंज की स्थिति। अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे कि ये जो केंद्रीय फ्रिंज है यानी ओ से कितनी दूरी पर हमें दीप्त फ्रिंज बन रहा है। दीप्त फ्रिंज की स्थिति क्या ही डाले भाई, दीप्त फ्रिंज की स्थिति, दीप्त फ्रिंज की स्थिति। अब दीप्त फ्रिंज की स्थिति हमें यक्षम निकालना है, तो इस यक्षम को निकालने के लिए हमें H2A पता होना चाहिए। H2A क्या है, पथांतर, और पथांतर किसका निकालेंगे, दीप्त फ्रिंज का निकालेंगे। तो दीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर पहले से पता है हमने। दीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर जब संपोषी व्यतिकरण विनाशी व्यतिकरण हमने बताया तब बताया हूँ। अगर नहीं देखे वीडियो ताकि भाई पहले वीडियो देखो, ठीक है, प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हुई है, वहाँ से आप देखिए। दीप्त फ्रिंज की स्थिति के लिए हम लोग क्या पहले लिखें, दीप्त फ्रिंज का पथांतर, दीप्त फ्रिंज का पथांतर, दीप्त फ्रिंज का पथांतर। और दीप्त फ्रिंज का जो पथांतर होता है वह क्या होता है, एम लैम्डा। और यहाँ पे पथांतर H2A है, H2A की जगह हम लोग क्या लिख दें, एम लैम्डा लिख दें। तो H2A की जगह पे एम लैम्डा, तो पहले मैं यक्सियम स्मॉल डी बटा कैपिटल डी पहले लिख दिया, H2A की जगह पे एम लैम्डा। ठीक है, बल्कि एक लाइन इसको ऐसे लिखो, दीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर H2A बराबर एम लैम्डा। तो H2A इसके बराबर और यही H2A इसके बराबर, तो कह सकते हैं ये इसके बराबर हो गया, आसानी से हो गया। तो यक्सियम बराबर क्या आ गया, यक्सियम बराबर आया एम लैम्डा कैपिटल डी बटा स्मॉल डी। यक्सियम बराबर एम लैम्डा कैपिटल डी बटा स्मॉल डी। अब अगर आप यहाँ से एम बराबर 1 2 3 4 5 डॉट 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 रखते जाओगे तो आपको केंद्रीय फ्रिंज से पहली दीप्त फ्रिंज, दूसरी दीप्त फ्रिंज, तीसरी दीप्त फ्रिंज, चौथी दीप्त फ्रिंज, इसी तरीके से आप यम का मान जितना रखोगे ओ वाली दीप्त फ्रिंज आपको निकल के आएगी। अब अगर आपने यहाँ पे यम बराबर 10 रखा, ओ से 10वीं दीप्त फ्रिंज मिला। अगर आपने यम बराबर 15 रखा, आपको ओ से 15वीं दीप्त फ्रिंज की स्थिति मिलेगा। ठीक है, पर्दे पर। बात समझ आ गई। ये सब चीज़ रहा हमने क्या, दीप्त फ्रिंज की स्थिति निकल के आया। अब हम लोग क्या निकालें, आदीप्त फ्रिंज की स्थिति निकालें। ठीक है भाई, मैं साइड हो गया हूँ। ठीक है, इसको आप लोग पहले नोट करो, मैं साइड हो गया हूँ। ठीक है, चलो नोट कर लिया होगे, इसको मिटा दे भाई। अब ये देखो, इसको मैं मिटा दूँ। अब हमें यही फार्मूला बचा है भाई, इसी फार्मूले से हमें काम करना है। ठीक ना, इसी फार्मूले से हमको यहाँ पे आगे चीज़ों को बढ़ाना है धीरे धीरे ना। चलो अब हम लोग क्या लिखें, आदीप्त फ्रिंज की स्थिति। जो दीप्त फ्रिंज की स्थिति लिखे हैं वहाँ पे क्या लिख दें हम, आदीप्त फ्रिंज की स्थिति, आदीप्त फ्रिंज की स्थिति। तो आदीप्त फ्रिंज की स्थिति निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए आपको, आदीप्त फ्रिंज का पथांतर। आदीप्त फ्रिंज का पथांतर हमने फार्मूला बताया है। क्या फार्मूला बताए होंगे, वहाँ पे आप जाके देखोगे यम प्लस 1/2 लैम्डा। क्या बताया आपको, यम प्लस 1/2 लैम्डा। तो आदीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर पहले क्या पता होना चाहिए आपको, आदीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर, आदीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर, आदीप्त फ्रिंज के लिए, आदीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर। तो आदीप्त फ्रिंज के लिए जो पथांतर होता है, पथांतर यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है, H2A। H2A आदीप्त के लिए क्या होता है, जिस तरीके से दीप्त के लिए यम लैम्डा होता है उसी तरीके से आदीप्त के लिए यम प्लस 1/2 लैम्डा होता है। क्या होता है, यम प्लस 1/2 लैम्डा होता है। अब हम लोग H2A की जगह पे यम प्लस 1/2 लैम्डा ठोक सकते हैं। देखो भाई कैसे, यहाँ पे रखते हैं मनवा, यम स्मॉल डी बटा कैपिटल डी, यम स्मॉल डी बटा कैपिटल डी। बोल रहा हूँ सही लेकिन लिख रहा हूँ मैं उल्टा। ठीक है, मैं भी समझ गया हूँ ना। यम स्मॉल डी बटा कैपिटल डी, यम स्मॉल डी, फिर देखो उल्टा, यम स्मॉल डी बटा कैपिटल डी। अब सही ना, यम स्मॉल डी बटा कैपिटल डी सही है, बराबर यहाँ पे क्या लिख दें, यम प्लस 1/2 लैम्डा। तो हमें किसका मान चाहिए, यम का मान चाहिए। यम बराबर क्या आ जाएगा मेरे लाडलों, यम का मान आएगा यम प्लस 1/2 लैम्डा कैपिटल डी बटा स्मॉल डी। ये जो यम आया है किसके लिए निकल के आया है, ये निकल कर आया है अपना किसके लिए, आदीप्त फ्रिंज की स्थिति दिखा रहा है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे यम बराबर 1 2 3 4 5 6 डैश डैश रखते जाएंगे तो हमको इस केंद्रीय फ्रिंज से पहली आदीप्त फ्रिंज,
दूसरी आदित्य फ्रिंज, तीसरी आदित्य फ्रिंज, चौथी आदित्य फ्रिंज, इसी तरीके से जितनी सारी आदित्य फ्रिंज आप चाहते हैं, जो आदित्य फ्रिंज आप चाहते हैं कि वो केंद्रीय फ्रिंज से कितनी दूरी पर बना हुआ है, उसकी स्थिति को आप निकाल सकते हैं यहाँ पे यम का मान रख करके। यम का मान रख करके उस आदित्य फ्रिंज को आप निकाल सकते हैं। तो आपको क्या मिला कि दीप्त फ्रिंज की स्थिति और ये आदित्य फ्रिंज की स्थिति। अब ये दीप्त फ्रिंज आदित्य फ्रिंज तो समझ में आ रहा है, उसकी स्थिति कैसे कैसे निकाला गया। अब ये फ्रिंजों की चौड़ाई कितनी होगी, यानी जो दीप्त फ्रिंज जो बनेगा वह दीप्त फ्रिंज कितना चौड़ा बनेगा, आदित्य फ्रिंज जो बनेगा वह आदित्य फ्रिंज कितना चौड़ा बनेगा। अब हम लोग क्या निकाल लेते हैं, दीप्त फ्रिंज हो या आदित्य फ्रिंज हो उसकी चौड़ाइयाँ कितनी होगी, चौड़ाई निकाल लेते हैं, ठीक ना। चलो भाई इसको नोट कर लो। अब ये फिगर का काम अभी थोड़ा बहुत है, ठीक ना। चलो भाई अभी थोड़ा बहुत है तो अभी रहने देते हैं फिगर को, बाकी इधर हम लोग थोड़ा सा जगह बनाते हैं और इसको मिटाते हैं, ठीक ना। तो अब देखो हम लोग लिखते हैं फ्रिंज की चौड़ाई, फ्रिंज की चौड़ाई निकालते हैं, दीप्त फ्रिंज हो या आदित्य फ्रिंज हो उसकी चौड़ाई हम लोग यहाँ पे निकालते हैं, ठीक। तो हेडिंग हम लोग क्या डालते हैं, प्यारी सी हेडिंग, फ्रिंज की चौड़ाई, ठीक ना। हेडिंग हम डालते हैं फ्रिंज की चौड़ाई, फ्रिंज की चौड़ाई, फ्रिंज की चौड़ाई। अब देखो भैया हम लोग फ्रिंज की चौड़ाई कैसे निकालते हैं। पहले फ्रिंज की चौड़ाई होता क्या उसको समझो। जैसे मान लो भाई ये पर्दा है, इस पर्दे पे मैं थोड़ा सा हटा रहा हूँ। जैसे मान लो कि ये हमारा दीप्त फ्रिंज बना, ठीक है, थोड़ा इसको और बड़ा बनाए का, लो भाई इतना बड़ा हमने बना दिया, ये दीप्त फ्रिंज बना, ठीक है। और फिर जा कर के ये हमारा आदित्य फ्रिंज बन गया, फिर इसी तरीके से दीप्त बनेगा, फिर आदित्य बनेगा, फिर ये दीप्त फ्रिंज बन गया, फिर ये हमारा क्या बन जाएगा, आदित्य फ्रिंज बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमारी दीप्त आदित्य पूरी जो है पर्दे पर बनती रहती है। ऐसा पूरा समझो ना कि जो चीज़ें बताई गई है पूरा आपको क्या कह सकते हैं, जूम करके बताया जा रहा है ना। बाकी सब चीज़ें बहुत छोटी छोटी होती हैं जो हम लोग यहाँ पे स्क्रैच जो हमने यहाँ पे S1 S2 अभी देखो यहाँ पे इतना बड़ा है ना, इतना बड़ा थोड़ी होता है, बहुत छोटा सा होता है, महीन छिद्र होता है। तो ये सब चीज़ें आपको जूम करके बताई जा रही हैं। तो यहाँ पे जो दीप्त आदित्य बन रहा है फ्रिंजे, हमें क्या चाहिए, फ्रिंज की चौड़ाई चाहिए। ये हमारा क्या है, डार्क है, ये हमारा क्या है, डार्क है, ये हमारा क्या डार्क है। इस वाले डार्क को अगर आपस में घटा देते तो हमें ये वाली फ्रिंज की चौड़ाई मिल जाती। या तो फिर हम लोग इस वाले, ये वाला हमारा क्या ब्राइट है, ये ब्राइट और ये वाला ब्राइट, इस वाले ब्राइट में से इस वाले ब्राइट को घटा देते, ठीक है, मतलब यहाँ से इस वाले ब्राइट में से इस वाले ब्राइट को घटा देते, ये हमें डार्क वाला मिलता। या तो फिर हम लोग इस वाले डार्क में से घटा देते तो ये हमारा ब्राइट मिलता। तो कहने का मतलब यहाँ से फिर मैं बता रहा हूँ, ये समझ चलो ये हमारा डार्क है, ये हमारा ब्राइट है, ये हमारा डार्क है, ये हमारा ब्राइट है, ये हमारा क्या है, ब्राइट है, ये हमारा क्या डार्क है, ये हमारा ब्राइट है, ये हमारा डार्क है। तो इस वाले डार्क से अगर इस वाले डार्क को हम घटा देते तो ये बीच में जो हमें ये मिल रहा है ये वाला, ये क्या कहलाएगा, हमें ब्राइट फ्रिंज की चौड़ाई कहलाएगा। या तो फिर हम लोग इस वाले डार्क में से इस वाले ब्राइट में से इस वाले ब्राइट को घटा देते तो ये हमें जो मिल जाता वह क्या मिल जाता, हमें डार्क वाली फ्रिंज की चौड़ाई मिल जाता। तो कहने का मतलब मेरा ये है, सिंपल सी बात है कि दो डार्क के बीच की, दो लगातार डार्क या दो लगातार ब्राइट के बीच में अगर हम लोग गैप निकाल दें, दो लगातार डार्क का या फिर दो लगातार ब्राइट का अगर हम लोग गैप निकाल दें, वह गैप जो निकल के आता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिंज की चौड़ाई बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, दो लगातार डार्क वाला घटाएंगे ब्राइट मिलेगा, दो लगातार ब्राइट वाला घटाएंगे तो डार्क मिलेगा। लेकिन होता क्या है कि चाहे डार्क हो चाहे ब्राइट हो, सबकी जो चौड़ाई होती है वो सेम आती है। अभी मैं दिखाऊंगा, ठीक है, एक मैं दिखा दूंगा, बाकी आप लोग खुद देख सकते हो कि इसकी चौड़ाई सब जगह क्या आती है, सेम आती है। तो डिफिनीशन आप लोग क्या लिख सकते हो, दो लगातार दीप्त फ्रिंजों तथा दो लगातार आदित्य फ्रिंजों के बीच की जो दूरी होती है उस दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं। दो लगातार दीप्त फ्रिंज, इस बात को लिख लेना भाई, फ्रिंज की चौड़ाई में दो लगातार दीप्त फ्रिंज तथा दो लगातार आदित्य फ्रिंज के बीच की दूरी को फ्रिंजों की चौड़ाई कहते हैं। और फ्रिंजों की चौड़ाई का जो सूत्र होता है W होता है या तो बीटा होता है। तो हम लोग यहाँ पे W लिखते हैं, तो W बराबर जो हो जाएगा, अच्छा मान चलो कि भाई ये हमारा यम वी ब्राइट बन रहा है और यमवी के नीचे M-1 में होगा। तो हम लोग क्या करें, यक्स यमवी में से या तो फिर ऐसे कर दें, हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, यक्स M+1 में से यक्स M को घटा दें। तो अब यक्स M+1 पहले है क्या, उसको पहले बात जरा देख लेते भाई, यक्स M है क्या,
यक्स यम मतलब कहने का मतलब ये है कि हम दो लगातार दीप्त लेते हैं और दो लगातार दीप्त में को आपस में घटा देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, फ्रिंजों की चौड़ाई मिलेगा। तो दीप्त केंद्रीय फ्रिंज से केंद्रीय फ्रिंज से केंद्रीय फ्रिंज से केंद्रीय फ्रिंज से यममी दीप्त फ्रिंज की दूरी, यममी दीप्त फ्रिंज की दूरी, अभी पता है मैंने यहाँ पे क्यों नहीं मिलाया, यममी दीप्त फ्रिंज की दूरी, यममी दीप्त फ्रिंज की दूरी। अब देखो यहाँ पे यक्षम लिखा हुआ है, इसका मतलब कि यममी दीप्त फ्रिंज की दूरी 5 लिखते हैं तो 5वीं दीप्त फ्रिंज की दूरी, यहाँ पे यम लिखा हुआ है यानी यममी दीप्त फ्रिंज की दूरी 5 लिख देते, यममी आदित्य फ्रिंज की दूरी, ये निकल के आता। तो यहाँ पे यक्षम लिखा हुआ है, इसका मतलब कि यममी दीप्त फ्रिंज हमें कितनी दूरी पर बन रहा है, वही चीज़ हमने लिखा हुआ है। केंद्रीय फ्रिंज से यममी दीप्त फ्रिंज की दूरी डायरेक्ट ये फार्मूला लिख सकते हैं। और ये हमने तो इसलिए मिटाया नहीं है, एम लैम्डा कैपिटल डी बटा स्मॉल डी। हमने क्या बताया, आप 6वीं में से 5वीं घटा दो मिल जाएगा, 7वीं में से 6वीं घटा दो मिल जाएगा, 20वीं में से 19वीं घटा दो मिल जाएगा। तो ये समझो यमवी मिल गया तो एक बार यम प्लस 1 भी निकाल दें। तो केंद्रीय फ्रिंज से केंद्रीय फ्रिंज से केंद्रीय फ्रिंज से केंद्रीय फ्रिंज से यम प्लस 1वीं दीप्त फ्रिंज की दूरी, केंद्रीय फ्रिंज से यम प्लस 1वीं दीप्त फ्रिंज की दूरी, दीप्त फ्रिंज की जो दूरी, तो यम प्लस 1वीं दीप्त फ्रिंज की दूरी क्या हो जाएगा, यक्स यम प्लस 1 बराबर यम प्लस 1 लैम्डा कैपिटल डी बटा स्मॉल डी। अब अगर ये में से इस वाले को घटा देते तो हमें फ्रिंज की चौड़ाई मिल जाएगी, नहीं इधर मिल जाएगी। तो फ्रिंज की चौड़ाई हमने क्या बताया, डब्लू, सिंबल क्या होता है डब्लू लिखो चाहे आप बीटा लिखो। तो डब्लू बराबर क्या होता है, यक्स यम प्लस 1 माइनस यक्स यम, यक्स यम प्लस 1 माइनस यक्स यम, ये डब्लू बराबर फार्मूला हो गया। अब इस फार्मूले में हमको करना क्या है, यही यक्स यम का मान रखना है और एक बार यक्स यम प्लस 1 का मान रखना है, दोनों का मान रख करके कैलकुलेशन कर देना है, हमें डब्लू का फार्मूला अपने आप निकल के चला जाएगा। देखो भाई कैसे, डब्लू बराबर यक्स यम प्लस 1 का मान क्या है, यम प्लस 1 लैम्डा कैपिटल डी बटा स्मॉल डी माइनस यक्स यम का मान क्या है, यम लैम्डा कैपिटल डी बटा स्मॉल डी। दोनों में कुछ कॉमन ओमन है, एकदम कॉमन है, लैम्डा कैपिटल डी बटा स्मॉल डी कॉमन है, इधर क्या बचेगा यम प्लस 1, इधर क्या बचेगा माइनस यम, कॉमन क्या था लैम्डा कैपिटल डी बटा स्मॉल डी, माइनस यम प्लस यम शहीद हो गए, बचा क्या डब्लू बराबर लैम्डा कैपिटल डी बटा स्मॉल डी, डब्लू बराबर लैम्डा कैपिटल डी बटा स्मॉल डी। ये क्या आ गया, ये हमारा आ गया फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र। कोई भी फ्रिंज हो, चाहे डार्क फ्रिंज हो चाहे ब्राइट फ्रिंज हो, सब फ्रिंजों की चौड़ाई का जो सूत्र होगा डब्लू बराबर लैम्डा कैपिटल डी बटा स्मॉल डी। ठीक है, ये आ गया फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र। अगर यही चीज़ मैं ये जो दीप्त लेके चला हूँ, अगर आदित्य लेके चलता उसको सॉल्व करता तब वो यही आता। आपको विश्वास ना होना, आप इसको सॉल्व करके देखना, और सॉल्व करके देखोगे तो अगर आप सही से सॉल्व करोगे तब, ठीक है, उल्टे तरीके से सही सॉल्व करोगे तो आपको मिलके आएगा डब्लू बराबर लैम्डा कैपिटल डी बटा स्मॉल डी। तो ये डब्लू बराबर, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, डब्लू बराबर लैम्डा कैपिटल डी बटा स्मॉल डी, ये क्या है फ्रिंजों की चौड़ाई का सूत्र। अब यहाँ से आपने क्या देखा, कोई भी फ्रिंज हो, चाहे डार्क फ्रिंज हो चाहे ब्राइट फ्रिंज हो, सब फ्रिंजों की चौड़ाई एक समान होता है, एक समान चौड़ाई की हमें फ्रिंजें मिलती हैं व्यतिकरण में, ठीक ना। चलिए अब इस चीज़ को हम लोग बिताते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारा जो फ्रिंज की चौड़ाई आ गया, फ्रिंज की कोड़ी चौड़ाई का सूत्र क्या बनेगा, फ्रिंज की कोड़ी चौड़ाई का सूत्र क्या बनेगा। ठीक है, चलो भाई इसको नोट हो गया होगा। फ्रिंज की कोड़ी चौड़ाई का सूत्र देख लेते हैं, फ्रिंज की कोड़ी चौड़ाई का सूत्र। ठीक है, फ्रिंज की कोड़ी चौड़ाई, तो हेडिंग वाले भाई फ्रिंज की चौड़ाई जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्रिंज की कोड़ी चौड़ाई। तो हेडिंग अपनी सुंदर सी बने अभी, फ्रिंज की कोड़ी चौड़ाई, फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई, फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई। चलो भाई अब जैसे चौड़ाई निकाले ना वैसे ही एकदम कोणीय चौड़ाई हमको समझना है। ठीक, मान ले रहा हूँ भाई मैं बिंदु P पर जो हमारा बन रहा है, जो बिंदु P पर हमको बन रहा है वह हमारा क्या बन रहा है, हम मान लेते हैं बिंदु P पर हमारा दीप्त फ्रिंज बन रहा है। प्रेजेंट टाइम के लिए मान लेते हैं, मानने में क्या हर्ज है, कि बिंदु P पर जो हमारा फ्रिंज बन रहा है वह कैसा फ्रिंज बन रहा है, दीप्त फ्रिंज बन रहा है। अगर बिंदु P पर हमारा दीप्त फ्रिंज बन रहा है, बिंदु P पर हमारा दीप्त फ्रिंज बन रहा है, तब तो यहाँ पे दीप्त फ्रिंज बन रहा है। ये जो हमने कोण थीटा माना हुआ है, अगर इस कोण को मैं मान लूँ थीटा एम मान लूँ, तो टेन थीटा एम अभी आपने दिखाया था, टेन थीटा एम, टेन बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, लंब की जगह पे हमने इसको नाम दिया था यक्स एम बटा कैपिटल डी। अब ये यक्स एम क्या है,
यम है, इस ओ से जो पी पर फ्रिंज बन रहा है उसकी दूरी हमने क्या माना हुआ है कि इस पी पर कौन सा फ्रिंज बन रहा है, द्वितीय फ्रिंज बन रहा है। हमें क्या चाहिए, इस ओ से पी की डिस्टेंस चाहिए। अभी फॉर्मूला हमने निकाला था क्या, यम बराबर यम लैम्डा कैपिटल डी बटा स्मॉल डी। एक बार इसको फिर लिखते थे, सिंस क्या, यम बराबर एम लैम्डा कैपिटल डी बटा स्मॉल डी। अब यम का मनवा यहाँ पे ला के रखें, एकदम रखें। जब रखेंगे तो टेन थीटा एम बराबर क्या मिल जाएगा, एम लैम्डा कैपिटल डी बटा स्मॉल डी, और है ही निचवा वाला कैपिटल डी, यहाँ पे कैपिटल डी गया, एम लैम्डा बटा स्मॉल डी। अच्छा, अगर हमारा थीटा बहुत ही छोटा हो, यदि थीटा बहुत सूक्ष्म हो, यदि थीटा बहुत सूक्ष्म हो, अगर थीटा बहुत सूक्ष्म हो तब जो अगर साइन थीटा हो या टेन थीटा हो उसका मान थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पे साइन भैया तो है नहीं, टेन भैया है, तो टेन थीटा यम का जो मनवा होगा लगभग बराबर होगा थीटा यम के। अब टेन थीटा यम ना लिख करके क्या लिखेंगे हम लोग, थीटा यम बराबर यम लैम्डा अपान स्मॉल डी। ये तो कब आया, जब हमें यम भी फ्रिंज बन रहा है तो हमको क्या चाहिए, अंतर चाहिए कि कोने में से कौनों का अंतर चाहिए, यम प्लस वन वाले में से यम वाला घटा देते हैं। यम प्लस वन वाला जो फ्रिंज बन रहा है उसमें से यम वाला जो फ्रिंज है उसको घटा देते तो हमको थीटा मिल जाता। तो इसी प्रकार क्या लिख दें, इसी प्रकार थीटा यम प्लस वन बराबर क्या हो जाएगा, यम प्लस वन लैम्डा बटा स्मॉल डी। थीटा यम प्लस वन बराबर एम प्लस वन लैम्डा बटा स्मॉल डी। ठीक, तो हमको क्या चाहिए, मान लेते फ्रिंज की चौड़ाई, जो फ्रिंज की कोड़ी चौड़ाई है वह फ्रिंज की कोड़ी चौड़ाई थीटा है, तो थीटा बराबर थीटा यम प्लस वन माइनस थीटा यम। थीटा बराबर थीटा यम प्लस वन का मनवा का है यम प्लस वन लैम्डा अपान स्मॉल डी माइनस यम लैम्डा बटा स्मॉल डी। दोनों में का कॉमन है, लैम्डा अपान स्मॉल डी कॉमन है, तो क्या बचेगा, यम प्लस वन माइनस यम लैम्डा बटा स्मॉल डी, प्लस यम माइनस यम कैंसिल हो गया, थीटा बराबर लैम्डा अपान स्मॉल डी। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया फ्रिंज की कोड़ी चौड़ाई का सूत्र। ये क्या आ गया, फ्रिंज की कोड़ी चौड़ाई का सूत्र। अच्छा, गजब की बात ये है, हमने यहाँ पे जो सूत्र निकाला हुआ है दीप्त फ्रिंज को लेके निकाला हुआ है। ये जो पथांतर हमने लिखा हुआ है ये किसके लिए है, दीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर लेके हमने निकाला हुआ है। अगर यही चीजिया हम लोग आदित्य फ्रिंज का लेकर निकालते ना तब वो यही सूत्र आता, ठीक ना। अगर हम लोग आदित्य फ्रिंज को लेकर निकालते तब भी हमें क्या मिलता, यही सूत्र मिलता। ठीक, तो आज की क्लास में हमने भाई बहुत सारी चीज़ें सीखा। पहले तो हमने सीखा कि यंग ने अपना व्यतिकरण प्रयोग कैसे किया, किस तरीके से उन्होंने एक स्रोत से डबल स्रोत बनाया, और डबल स्रोत जब बन गया तो उससे जो तरंगें निकल रही थी वह समान कला में थी। जब तक तरंगें समान कला में नहीं रहेंगी तब तक व्यतिकरण प्रतिरूप नहीं बन सकता। इसके लिए तो उन्होंने एक स्रोत से दो स्रोत बनाया, ठीक है। फिर वहाँ से हमने क्या किया कि पथांतर यस1 और यस2 से निकलने वाली तरंगों का पथांतर कितना आया, उस पथांतर से दीप्त फ्रिंज, उस पथांतर से आदित्य फ्रिंज की स्थिति निकाला, फिर जाके फ्रिंजों की चौड़ाई का सूत्र, फिर फ्रिंजों की कोड़ी चौड़ाई का सूत्र हमने निकाला, ठीक है। तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। पहले तो दीप्त फ्रिंज का पथांतर यक्ष्यम बराबर एम लैम्डा कैपिटल डी बटा स्मॉल डी, आदित्य फ्रिंज का पथांतर, आदित्य फ्रिंज की स्थिति, दीप्त फ्रिंज की स्थिति यक्ष्यम बराबर एम लैम्डा कैपिटल डी बटा स्मॉल डी, आदित्य फ्रिंज की स्थिति यम प्लस वन लैम्डा कैपिटल डी अपान स्मॉल डी, फिर ये जाकर के डब्ल्यू बराबर लैम्डा कैपिटल डी बटा स्मॉल डी, और थीटा बराबर लैम्डा अपान डी। ठीक, इतना फार्मूला आप लोग याद रखिए। बाकी कैलकुलेशन कैसे हुआ है उसको समझिए। अगर कहीं पे दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, उस कमेंट बॉक्स में अपनी दिक्कत परेशानी को छापिए, ठीक है। फिर मिलते हैं हम आप लोग से अगली क्लास में। अभी व्यतिकरण को आपको टॉपिक की 2 वीडियो मिलने वाली है। एक वीडियो अभी ये मिलेगी, अभी तो अपने ने क्या देखा कि यस1 से तरंगे निकल ली पी पहुंची, यस2 से तरंग निकली पी पहुंची। अगर इस यस1 के मार्ग में कोई पतली सी प्लेट रख दी जाए, कोई पतली पारदर्शक प्लेट रख दी जाए, तो जो यहाँ पे दीप्त मतलब पहले बिना प्लेट रखने पर जो दीप्त फ्रिंज बनी और प्लेट रख देने पर जो फ्रिंजें बन रही है, क्या उन दोनों में कोई अंतर आ रहा है? इस चीज़ को हम लोग अगली क्लास में सीखने वाले हैं। और उसके बाद वाली क्लास में हम लोग सीखेंगे व्यतिकरण और विवर्तन में क्या अंतर होता है। नहीं, अभी भी विवर्तन पढ़ लेंगे तब, ठीक है। तो एक क्लास आपको और मिलने वाली टॉपिक की, ये वाली जो हमने बताया कि इसमें जो प्लेट रख देंगे तब,
वो वाली इस क्लास को सीखने के बाद हम लोग इसका झंझोर न्यूमेरिकल लगाने वाले हैं और आपको बहुत मज़ा आ जाएगा न्यूमेरिकल लगाने में। न्यूमेरिकल लगाने में तभी मज़ा आता है पता है, जब आप ये सब चीज़ें बढ़िया समझे रहोगे। अब ये फार्मूला डायरेक्ट याद रखोगे ना वो भूल जाएगा, लेकिन जब इसको कैलकुलेशन करके फार्मूला निकाले रहोगे, समझे रहोगे, तो आपको एकदम याद ही रहेगा, भूलना ही नहीं करेगा। ठीक है, तो आप न्यूमेरिकल लगाने से फार्मूला और एकदम बढ़िया से याद हो जाता है। बाकी याद करने में सहायता कम मिलती है जब इस टॉपिकिया को पढ़े रहते हैं। और ये टॉपिकिया ना आपको एग्जाम में पूछता है कि द्वितीय फ्रिंज के लिए द्वितीय फ्रिंज की स्थिति का सूत्र कैसे प्राप्त हुआ है उसको बताइए। ठीक है, तो इस तरीके से आपके जब टॉपिक समझे रहेंगे तभी आप वो सूत्र निकाल पाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। तो फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। ऐसे ही हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई लिखाई शानदार ज़बरदस्त तरीके से करते हैं। चलो भाई सबको बाय बाय।